सरायकेला सदर अस्पताल में विधायक जयराम महतो को नहीं मिली एंट्री। सरायकेला जिले में अवैध बालू उठाव के विरोध में ईचागढ़ थाना पुलिस से हुई झड़प में जेएलकेएम नेता तरुण महतो घायल हो गए थे। पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए मिलने से रोक दिया। घायल तरुण महतो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए अस्पताल में इलाजरत हैं। पुलिस पदाधिकारियों ने साफ कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है। विधायक जयराम महतो के पास इसकी अनुमति नहीं थी, जिससे वो घायल पार्टी नेता तरुण महतो से मुलाकात नहीं कर पाए। मौके पर जयराम महतो ने कोर्ट की प्रक्रिया और कानून का सम्मान करते हुए किसी तरह का विरोध नहीं किया और शांतिपूर्वक वापस लौट गए। मीडिया से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा कि तरुण महतो को जिस परिस्थिति में हिरासत में लिया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव को लेकर हुई कार्रवाई में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, इसलिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी नेता के साथ निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। इस दौरान जयराम महतो के साथ सरायकेला और कोल्हान प्रमंडल के कई जेएलकेएम नेता भी मौजूद थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ विस्थापितों ने बोकारो उपायुक्त की निकाली शव यात्रा, पुलिस ने रोका। बोकारो जिले में डीपीएलआर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने बोकारो डीसी का पुतला बनाकर शवयात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत निर्धारित विस्थापित बोकारो हवाई अड्डा के समीप भारी संख्या में लोग पहुंचे और शव यात्रा की तैयारी करने लगे। शव यात्रा निकालते तभी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दल बल के साथ आए पुलिस के द्वारा यात्रा को रोक दिया गया। विस्थापित नेता अरुण कुमार महतो का आरोप है कि डीपीएलआर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध पर्चा काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहायक कर्मचारियों के द्वारा पुनर्वासित भूमि को लूटने का काम किया जा रहा है, जिसका विरोध शुक्रवार को डीसी का पुतला बनाकर शव यात्रा का कार्यक्रम रखा था। विस्थापित नेता ने कहा कि प्रशासन के द्वारा शव यात्रा को रोककर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को भी छीना जा रहा है। विस्थापितों का कहना है कि अगर उपायुक्त डीपीएलआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर नहीं होते हैं और संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में फिर से शव यात्रा निकालकर भोज कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट सेवाराम साहू ने कहा कि विस्थापितों के द्वारा शव यात्रा कार्यक्रम में डीसी का पुतला बनाकर लाया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की जो भी मांग है उसे उपायुक्त के सामने रखने का काम किया जाएगा। हालांकि प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट मामले को लेकर ज्यादा कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। चक्रधरपुर में स्कॉर्पियो की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला में शुक्रवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना चाईबासा रांची मुख्य पथ पर कराईकेला में पानी टंकी के पास हुई। बताया गया कि शाम में 2 युवक बाइक पर सवार होकर कराईकेला साप्ताहिक हाट बाजार से चक्रधरपुर की ओर जा रहे थे। तभी चक्रधरपुर से बंदगांव की ओर जा रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बाइक व स्कॉर्पियो के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शव चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाए गए, जहां एक युवक की पहचान चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के सिम्मीधिरी पंचायत के मुखिया महेंद्र पूर्ति के भतीजे महेश पूर्ति के रूप में की गई। वहीं दूसरा युवक श्यामराईडीह गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं बड़ी संख्या में लोग भी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। धनबाद के केंदुआड़ी में गैस रिसाव जारी, कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक स्तर पर। धनबाद जिले के केंदुआड़ी में जहरीली गैस का रिसाव 12वें दिन भी जारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन को अब तक गैस रिसाव को रोकने में कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। बीसीसीएल की तकनीकी टीम लगातार गैस के स्तर की मॉनिटरिंग कर रही है। शुक्रवार को गैस 900 यूनिट दर्ज की गई, जो क्षेत्र की गंभीर स्थिति
को दर्शाता है। गैस रिसाव रोकने के लिए बीसीसीएल ने ड्रिलिंग प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है। चिन्हित स्थल पर मार्किंग की जा चुकी है और अधिकारी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों और संबंधित एजेंसियों की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तकनीकी टीम स्थल पर तैनात है और लगातार मूल्यांकन कर रही है। केंदुआडी गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों में बीसीसीएल के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने शनिवार की शाम विशाल मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि गोविंदा राउत ने बताया कि पीड़ित लोग बीसीसीएल के रवैये से असंतुष्ट हैं। कई संगठनों ने भी मशाल जुलूस के समर्थन की घोषणा की है। जुलूस केंदुआडी चिल्ड्रन पार्क से निकलकर गोधरकर केंद्र तक जाएगा। भाजपा नेता आनंद खंडेलवाल ने कहा कि यदि बीसीसीएल केंदुआडी बस्ती को उजाड़ने की योजना बना रहा है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए वे हर स्तर तक जाने को तैयार हैं। जुलूस को लेकर ग्रामीणों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस संबंध में डीसी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। कोयला और जानलेवा कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी समाप्त, दस्तावेज जब्त। कोयला और जानलेवा कफ सिरप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर सुबह शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी समाप्त हो गई है। छापेमारी के दौरान दोनों ही मामलों से जुड़े ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। किसी ठिकाने से नकद राशि जब्त होने की सूचना नहीं है। जानलेवा कफ सिरप के मामले में लखनऊ ईडी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के कुल 25 ठिकानों पर छापा मारा। सभी ठिकाने लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद और रांची शहर में है। ईडी ने रांची में जानलेवा कफ सिरप के व्यापारी शैली ट्रेडर्स के टुपुदाना स्थित गोदाम, कार्यालय और आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सिरप की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी झारखंड ने कोयले के काले कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के दौरान दूसरे दौर की छापेमारी धनबाद और कोलकाता में की। ईडी ने कोलकाता के गोदावरी कमोडिटीज और धनबाद के धनसार इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापा मारा। छापेमारी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी लाल बहादुर सिंह को मदद पहुंचाने से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने पहले दौर की छापेमारी में एलबी सिंह सहित अन्य को निशाना बनाया था। पहले दौर की छापेमारी में मिले दस्तावेज और पूछताछ के बाद ईडी ने इस दोनों व्यापारिक समूहों के ठिकानों पर आज सुबह करीब 6 बजे छापा मारा। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली। झारखंड के 5000 से अधिक कार्यकर्ता होंगे शामिल, कई मंत्री हुए रवाना। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 14 दिसंबर यानी रविवार को होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में शामिल होने के लिए झारखंड से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य से कम 5000 कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। विभिन्न साधनों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शुक्रवार को प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की हेराफेरी और एसआईआर, संदिग्ध मतदाता सूची के जरिए भाजपा ने सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया था, जिसे जबरदस्त सफलता मिली। यानी ये अभियान कुछ और दिन चलता तो आज बिहार का परिणाम कुछ और होता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एसआईआर और घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने पर शिल्पी नेहा तिर्की ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि घुसपैठियां कौन है। आज़ादी के समय पाकिस्तान जाने का मौका होने के बावजूद जिनके पूर्वजों ने इसी मिट्टी में रहना चुना, जिनकी नसों में इस देश की हवा पानी दौड़ता है, उनकी नाभि इस माटी में गड़ी है, उन्हें आज रोहिंग्या या घुसपैठिया कहना सरासर गलत है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 11 साल से देश में भाजपा की सरकार है, फिर बांग्लादेशी या कोई विदेशी सीमा पार करके कैसे आ रहा है? ये किसकी नाकामी है? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि 14 दिसंबर की रामलीला मैदान की रैली लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा आगाज होगी। इस रैली के जरिए देश की जनता को जागरूक किया जाएगा कि भाजपा किस तरह सरकारी तंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाजपा निष्पक्ष जांच से भाग रही है। ये रैली ऐतिहासिक होगी और पूरे देश को संदेश देगी कि भाजपा स्वस्थ लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है। धनबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल।
धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की हल्दी पट्टी में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर महतो और यादव पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 3 महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाना ले गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि गांधीनगर हल्दी पट्टी स्थित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इससे पहले भी कई बार टकराव की घटनाएं हो चुकी हैं। महतो पक्ष के जलेश्वर महतो ने आरोप लगाया कि राजराजन यादव, भगवान यादव, राजेश यादव, रमेश यादव और लक्ष्मण यादव उसकी खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कई बार थाना में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन पर निषेधाज्ञा लागू है, फिर भी दूसरा पक्ष वहां लोग बाउंड्री कर रहा है। वहीं यादव पक्ष के सतेंद्र यादव ने दावा किया कि जमीन की डीड और रसीद उसके पास है, इसलिए वो अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा रहा था। तभी सामने वाले लोग मारपीट करने आ गए। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रामगढ़ में 3 माह से लापता दलित युवक सोनू की गोली मारकर की गई थी हत्या। आरोपी नशा कारोबारी गिरफ्तार। रामगढ़ कैंट स्टाफ क्वार्टर से करीब 3 माह पूर्व लापता दलित युवक सोनू राम 22 वर्ष की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 3 महीने बाद उसका कंकाल बरामद किया है। रामगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोप में नशा का अवैध कारोबार करने वाले श्रीकृष्णपुरी निवासी रमेश सिंह उर्फ नाना को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में परिजनों व स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को सड़क जाम कर दी। आरोप है कि रमेश सिंह उर्फ नाना ने सोनू राम की हत्या गोली मारकर की थी। रामगढ़ पुलिस ने गुरुवार की रात हत्यारोपी की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से शव के अवशेष यानी कंकाल बरामद किए। मामले में पुलिस ने धनधार पोखर श्रीकृष्णपुरी निवासी रमेश सिंह उर्फ नाना और उसके परिजन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। ज्ञात हो कि सोनू रामगढ़ कैंट स्टाफ क्वार्टर से 3 माह लापता हो गया था। इधर सोनू के घर वालों और आस पड़ोस के लोगों ने हत्यारों को फांसी की सजा और दलित परिवार को मिलने वाले मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को रामगढ़ सुभाष चौक को जाम कर दिया। घंटों सुभाष चौक जाम रहने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित रहा। रामगढ़ एसडीओ अनुराग तिवारी जाम स्थल पर पहुंचकर परिजनों को 20,000 रुपए आर्थिक मदद स्वरूप दिए। साथ ही घर के एक सदस्य को छावनी परिषद में प्राइवेट बेसिस पर नौकरी, 3 से 5 डिसमिल जमीन और सरकारी प्रावधान के तहत दलित परिवार को मिलने वाला मुआवजा दिलाने का लिखित आश्वासन दिया। हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की भी बात कही। इसके बाद जाम हटाया गया। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों के खाते में भेजी गई प्रोत्साहन राशि, झारखंड स्टेट मिलेट मिशन का नाम बदला। झारखंड स्टेट मिलेट मिशन के तहत आज मोटे अनाज खासकर मड़ुआ की खेती करने वाले राज्य के 32,911 किसानों के खाते में 15,63,24,900 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। योजना के अनुसार सरकार राज्य में मड़ुआ या मोटे अनाज उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए और अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए 15,000 रुपए तक की राशि प्रोत्साहन के लिए देती है। रांची के पशुपालन निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने सभागार में मौजूद किसानों की सहमति लेकर झारखंड स्टेट मिलेट मिशन का नाम बदलकर झारखंड मड़ुआ क्रांति करने की घोषणा की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड के किसानों के बीच मिलेट शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन मड़ुआ शब्द किसानों की जुबान पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नाम बदलने से लोग इस योजना से ज्यादा जुड़ेंगे और योजना सफल होगी। झारखंड मिलेट मिशन का नाम झारखंड मड़ुआ क्रांति करने की घोषणा करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार की योजना राज्य में मोटे अनाज खासकर मड़ुआ का सरकारी स्तर पर खरीद करने की है। इस वर्ष 3 जिलों गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि मड़ुआ अधिप्राप्ति केंद्र के लिए 17 लैंप्स पैक्स चिन्हित किए गए हैं। इसकी जानकारी जल्द ही पब्लिक डोमेन के माध्यम से दे दी जाएगी। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि गांव देहात में मड़ुआ के उत्पादन को लेकर किसानों का झुकाव और स्वीकार्यता के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य मिलेट मिशन 2025-2026 के तहत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के 32,911 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 15,63,24,900 रुपए की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तरह ही मड़ुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला जा रहा है।
विभाग ने पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला को इसके लिए चिन्हित किया है। इन जिलों के 17 लैंप्स पैक्स केंद्र के जरिए किसानों से मड़ुआ की अधिप्राप्ति की जाएगी। अगले एक सप्ताह में ये सुविधा किसानों को उपलब्ध होने की उम्मीद है। विभाग द्वारा मड़ुआ की खरीद बाजार दर के अनुसार ही तय किया जाएगा। झारखंड में एसआईआर की तैयारी, दूसरे राज्य के वोटर लिस्ट में है नाम तो ना हो चिंतित, चुनाव आयोग से करे संपर्क। झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। इस दौरान वैसे लोगों की चिंता बढ़ी हुई है जो 2003 के मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के समय दूसरे राज्य के वोटर थे और बाद में वे झारखंड के वोटर हो गए। ऐसे में इनका क्या होगा? इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्य राज्य के वैसे मतदाता जिनका विगत मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में झारखंड के मतदाता सूची में नाम नहीं था, वे अपना नाम संबंधित राज्य के विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से ढूंढकर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता विगत गहन पुनरीक्षण में अपना अथवा अपने परिजनों के नाम ढूंढने के लिए 1950 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्चेबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। शुक्रवार को निर्वाचन सदन से ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व तैयारियों के क्रम में मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग बीएलओ ऐप में की जा रही है। इस दौरान अन्य राज्य से आए मतदाताओं की मैपिंग मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करें, जिससे मतदाताओं को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान आसानी हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गहन पुनरीक्षण के दौरान एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि पेरेंटल मैपिंग एवं एएसडी सूची बनाते समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए नियमों का अक्षरशः पालन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर स्तर पर कार्यों के निरीक्षण की प्रक्रिया बनाई गई है, पदाधिकारी इसका अनुपालन करते हुए कार्य करें। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से पदाधिकारियों को पिछले एसआईआर से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग में विभिन्न स्तर पर निरीक्षण के प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण भी दिया। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में गैस रिसाव मामले में बीसीसीएल के खिलाफ आजसू ने निकाला मशाल जुलूस। धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। गैस रिसाव नियंत्रित नहीं हो पाने पर आजसू पार्टी ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की शाम मशाल जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और बीसीसीएल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि गैस रिसाव की इतनी गंभीर घटना के बाद भी बीसीसीएल ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सिर्फ केंदुआडीह ही नहीं बल्कि धनबाद के कई क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियां वर्षों से बनी हुई हैं। बीसीसीएल की लापरवाही उजागर हो गई है। उन्होंने डीजीएमएस पर भी निशाना साधा, कहा कि कोयला उत्खनन का मानक डीजीएमएस तय करता है। यदि केंदुआडीह में यह भयावह स्थिति बनी है तो डीजीएमएस ने पहले रोकथाम के उपाय क्यों नहीं किए। मंटू महतो ने हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक गैस रिसाव पूरी तरह से बंद नहीं होता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड कैडर की आईएएस वंदना दादेल के सीएस रैंक में प्रमोशन का रास्ता साफ, मिली मंजूरी। झारखंड कैडर की आईएएस वंदना दादेल को मुख्य सचिव रैंक में प्रोन्नति देने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने इससे संबंधित संचिका पर अपनी सहमति दे दी है। वंदना दादेल 1996 बैच की आईएएस हैं। वर्तमान में झारखंड कैडर के 3 सीएस रैंक के अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हैं। इसमें शैलेश कुमार सिंह भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं। शैलेश सिंह 1991 बैच के अफसर हैं। वो 31 मार्च 2026 को रिटायर हो जाएंगे। 1992 बैच की निधि खरे केंद्र में उपभोक्ता मामले की सचिव हैं और 1995 बैच के सत्येंद्र सिंह केंद्र में कैबिनेट सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। झारखंड में मुख्य सचिव सहित 3 सीएस रैंक के अफसर हैं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार 1993 बैच के अफसर हैं। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी 1995 बैच के अफसर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह 1995 बैच के अफसर हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुंचेंगे दुमका। राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान शनिवार को दुमका पहुंचेंगे, जहां वो राज्य भर के अदालतों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम शहर के कन्वेंशन हॉल में किया जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुमका व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने जानकारी दी कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान कल दुमका आएंगे। यहां के कन्वेंशन हॉल में वे राज्य के सभी जिलों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोगों को विधिक जागरूकता के लिए कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, आप उसका लाभ कैसे लें। इस मौके पर चीफ जस्टिस के साथ झारखंड उच्च न्यायालय के 3 जस्टिस न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश आनंदा सेन और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें जिला प्रशासन का काफी सहयोग प्राप्त हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। इसे लेकर जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी अधिकारियों को उनके ड्यूटी में सजग रहने का निर्देश दिया गया। लातेहार में ग्रामीणों की बैठक में एनटीपीसी को जमीन नहीं देने का निर्णय। एनटीपीसी को लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र स्थित नॉर्थ धाधु कोल परियोजना पूर्वी भाग में माइनिंग के लिए एफआरए के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। कंपनी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए ग्राम सभा बुलाने की तिथि मुकर्रर की है, लेकिन ग्राम सभा के विरोध में ग्रामीण गोलबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों में इस कोल परियोजना को लेकर खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रखंड के गिरेंजा में हरापू स्कूल के पास शुक्रवार को बैठक की। बैठक में गैर मजरूआ, जंगल झाड़ और वन भूमि के लिए प्रस्तावित ग्राम सभा का विरोध करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है। उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस जमीन पर काबिज रहे हैं। अगर कंपनी आएगी तो सभी ग्रामीण विस्थापित होकर कहां जाएंगे। सरना समिति के प्रखंड सचिव शंकर उरांव ने कहा कि कंपनी प्रशासन के संरक्षण में जबरदस्ती ग्रामीणों की जमीन को हड़पना चाहती है। दलालों के माध्यम से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जागरूक हो चुके हैं। वे किसी भी कीमत पर पूर्वजों की खेतीहर जमीन कंपनी के हवाले नहीं करेंगे। हाईकोर्ट, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक हक की आवाज बुलंद करेंगे। किसी भी कीमत पर एनटीपीसी कोल माइनिंग को जमीन नहीं देंगे। भ्रष्ट अफसरों पर मेहरबान हैं सीएम हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार बोलने वाले बाबूलाल मरांडी के निशाने पर आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों से क्या लगाव है, ये आज तक समझ में नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी वन विभाग के प्रधान सचिव भी रहे हैं और उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय संरक्षण दे रही है। इतना ही नहीं, मरांडी ने कहा कि जिस विभाग का सचिव पद महीनों से खाली हो और जिसके विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री हों, वहां अनियमितता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि विज्ञापन और होर्डिंग के खेल में दलालों की भूमिका पहले से तय रहती है। कांटा टोली का एक दलाल 1000 रुपए के होर्डिंग पर 10,000 रुपए तक वसूली का सिस्टम चलाता है। नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पिछले 5 वर्षों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद विज्ञापन पास किए जाते हैं, जिसमें पूरा सिस्टम केवल लूट खसोट में शामिल रहता है, यानी जनता की कमाई लूट कर अपनी तिजोरी भरने का काम हो रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों को ही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और सरकार इस पूरे तंत्र को बचाने में लगी हुई है।
जंगल में हो रही थी अफीम की खेती, ड्रोन से पकड़ी गई, पुलिस ने किया नष्ट। अफीम की खेती के खिलाफ पलामू पुलिस आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के अपटी जंगल में ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती पकड़ी गई है, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने उसे नष्ट किया है। बुधवार को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग के द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के क्रम में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से करीब 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती चिन्हित की गई थी। इलाका चिन्हित होने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। अफीम की खेती के लिए माफिया वन भूमि का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने खेती में शामिल लोगों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस संबंध में मनातू के थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती को चिन्हित की गई थी और उसे नष्ट किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 2024 और 2025 की शुरुआती महीने में पूर्व में भी पलामू के मनातू के इलाके में सबसे अधिक अफीम की खेती नष्ट की गई थी। 2025 के अंतिम महीने में अब तक लगभग 10 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती नष्ट की गई है। साहिबगंज के पश्चिमी फाटक पर होगा आरओबी का निर्माण। चैती दुर्गा के पास का अंडरपास भी खुलेगा। शहर में अक्सर लगने वाली जाम की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन और रेलवे ने पहल की है। जल्द ही चैती दुर्गा के पास का अंडरपास खोल दिया जाएगा। छोटे वाहनों का इस मार्ग से परिचालन हो सकेगा। पूर्व में ये मार्ग चालू था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर लगने वाले जाम तथा रेलवे से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक हुई, जिसमें डीआरएम मनीष गुप्ता, एसपी अमित कुमार सिंह, झामुमो के केंद्रीय कमेटी सदस्य पंकज मिश्रा आदि शामिल हुए। इस दौरान पूर्वी व पश्चिमी फाटक पर आरओबी के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा कुछ नई ट्रेनों के परिचालन पर भी चर्चा हुई। आरओबी के संबंध में पूछे जाने पर डीआरएम ने बताया कि रेलवे की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया यहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरी की जाएगी, रेलवे ओवरब्रिज के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर देगी। रेलवे स्कूल का भी डीआरएम ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आगामी सेशन से लड़कियों का एडमिशन होगा। ये पूरी तरह से सीबीएसई बोर्ड हो चुका है। साहिबगंज जिले से संबंधित मुद्दों पर मालदा मंडल रेल प्रबंधक से विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता काफी सकारात्मक रही। 1-2 माह में इसका परिणाम दिखेगा। कुछ ट्रेनों ने अतिरिक्त बोगियां जोड़ी जाएंगी तो कुछ नए रूट पर ट्रेनों का परिचालन होगा, ऐसा आश्वासन डीआरएम ने दिया है। दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। झारखंड की धरती पर गरजे बिहार के नेता आशुतोष। भाई की मौत पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर घेरा थाना। बीते 9 दिसंबर को देवघर के टाउन थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में आलोक कुमार की मौत का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना में संलिप्त आरोपी को बचाने के लिए प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में बिहार के नेता आशुतोष कुमार के समर्थक टाउन थाना पहुंचे और थाना का घेराव किया। टाउन थाना में पहुंचे सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद मृतक आलोक कुमार के भाई आशुतोष कुमार ने कहा कि इस घटना में प्रशासन लापरवाही कर रही है। आशुतोष कुमार ने कहा कि उन्हें ये जानकारी मिली है कि 9 दिसंबर की घटना को 6 दिसंबर की घटना बताई जा रही है। अगर इस तरह से घटना की तारीख और दिन में बदलाव किए जाएंगे तो निश्चित रूप से आरोपी को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें जैसे ही पता चला कि इस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है, वो तुरंत ही अपने भाई का श्राद्ध कर्म छोड़कर सीधा देवघर पहुंचे और टाउन थाना प्रभारी से मिलकर एफआईआर में हुई गड़बड़ी को सही करवाने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन पूरी घटना में लीपापोती कर रही है, इससे ये पता चलता है कि प्रशासन आरोपी के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो किसी भी कीमत पर वो चुप नहीं बैठेंगे और उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन राहुल चंद्रवंशी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती है, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि वो राहुल चंद्रवंशी को नहीं पकड़ सकते हैं तो वो हाथ खड़ा कर दें। आशुतोष कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो और उनके समर्थक 1 घंटे में उसे किसी भी बिल से निकालकर थाना में पेश कर देंगे।
जांच में एसीबी को सहयोग नहीं कर रहे विनय सिंह, लाखों रुपए क्यों नहीं दिए नहीं बता रहे। निलंबित आईएएस विनय चौबे के भरोसेमंद रहे विनय कुमार सिंह शराब घोटाले व भूमि घोटाले की जांच में एसीबी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। एसीबी के एक सूत्र ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान विनय सिंह लाखों रुपए के वित्तीय लेन देन का जवाब गोल मटोल दे रहे हैं। एसीबी को जांच के दौरान ये पता चला है कि लाखों रुपए का फंड ट्रांसफर की टाइमिंग संदिग्ध है। जब इस बारे में एसीबी के अधिकारियों ने विनय सिंह से पूछताछ की तो उनका जवाब होता है कि कंसल्टेंसी के लिए पैसे दिए गए। कंसल्टेंसी को लेकर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कुछ सवालों के जवाब में विनय सिंह बड़ी राशि को ट्रांसफर को रूटीन पेमेंट बताते हैं। एसीबी के मुताबिक विनय सिंह द्वारा किए गए भुगतान को छिपाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ये देखा गया कि अवैध कमाई को छिपाने के लिए जिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया उससे जुड़े व्यक्ति का नाम पेमेंट के बारे में पूछे जाने पर विनय सिंह के द्वारा 3 तरह के जवाब दिए जाते हैं। ये प्रॉपर्टी का मामला था, ये कंसल्टेंसी थी या ये रूटीन ट्रांजैक्शन था, जबकि किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, न ही कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस या कोई रिपोर्ट है। एसीबी के अधिकारियों का मानना है कि विनय सिंह के जवाबों के पैटर्न से पता चलता है कि वो संवेदनशील वित्तीय लेन देन को साधारण लेन देन का रूप देकर जांच से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसीबी के अधिकारियों ने विनय सिंह से उनके परिवार को खाते से हुए लाखों रुपए के ट्रांसफर के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। पैसे ट्रांसफर की टाइमिंग बेहद संवेदनशील तारीखों से मेल खाती है। सरकारी नियमों में बदलाव की तारीख के आसपास अधिकांश बैंक ट्रांसफर व भुगतान किए गए हैं, जबकि भुगतान के सिलसिले में न ही किसी काम का, न ही किसी खरीद का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।